नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सी वोटर के ताजा सर्वे के अनुसार राहुल गांधी धीरे धीरे बीजेपी के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक इस बार प्रधानमंत्री मोदी को 52% समर्थन मिला है, जबकि राहुल गांधी को 41%। जबकि जून महीने में यह गैप 21% था, यानी पीएम मोदी 57% पर थे और राहुल गांधी 36% पर थे। लेकिन अब यह गैप घटकर 11% रह गया है। सर्वे से साफ है कि राहुल गांधी लोकप्रियता में अब मोदी के पास पहुंच रहे हैं। सी वोटर के ताजा सर्वे के अनुसार बिहार में अगले मुख्यमंत्री के तेजस्वी यादव सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बने हुए हैं। सर्वे में लगभग 35% लोगों ने तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनने के लिए चुना है। हालांकि ये फरवरी से मुकाबले 5% कम है। वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोकप्रियता उतार चढ़ाव भरी रही है। सर्वे में उन्हें तीसरा सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बताया गया है। लगभग 16% लोगों ने नीतीश कुमार को अगले मुख्यमंत्री के लिए चुना है। सर्वे में एक आश्चर्यजनक बात यह भी सामने आई है कि राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। उन्होंने सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री के रूप में 23% वोट हासिल किए हैं। फरवरी में यह आंकड़ा 14% था। पिछले दिनों लद्दाख में जेनजी प्रोटेस्ट और हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। गीतांजलि आंगमो ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग की। यह याचिका वांगचुक पर एनएसए लगाए जाने पर सवाल उठाने के लिए दायर की गई है। गीतांजलि आंगमो ने यह भी कहा कि उन्हें अभी तक हिरासत में आदेश की कॉपी नहीं मिली है, जो नियमों का उल्लंघन है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए और कोर्ट से अनुरोध किया कि प्रशासन वांगचुक की वर्तमान स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में स्पष्ट जानकारी दी। बता दें, वांगचुक राजस्थान के जोधपुर जेल में है, लेकिन उनके स्वास्थ्य की जानकारी नहीं दी गई है। वहीं लद्दाख प्रशासन ने वांगचुक पर आरोप लगाया कि उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी और उनके कुछ बयान और वीडियो सितंबर 24 को लेह में हिंसा और आगजनी में योगदान देने वाले थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को कोलंबिया के EIA विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस बीजेपी की विचारधारा का मूल कायरता है, जो कमजोरों पर प्रहार करने और मजबूतों से भागने पर आधारित है। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर लोकतंत्र को तबाह करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि भारत का सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। विदेशी धरती पर राहुल गांधी का यह बयान तुरंत विवाद का विषय बन गया। बीजेपी ने इसे देश विरोधी करार देते हुए राहुल पर विदेश में भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया। राहुल ने कोलंबिया में बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर अपनी बात को साफ करने के लिए हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की किताब का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि एक बार उन्होंने और उनके कुछ दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा और उस दिन उन्हें बहुत खुशी हुई। अगर 5 लोग मिलकर एक व्यक्ति को पीटे जिससे उसको खुशी मिले तो ये कायरता है। यही आरएसएस की विचारधारा है, कमजोरों को पीटना। राहुल ने आगे कहा, यह बीजेपी आरएसएस की प्रकृति है। विदेश मंत्री का बयान देखिए। उन्होंने कहा था कि चीन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। विचारधारा का मूल कायरता है, वो मजबूत से भागते हैं और कमजोर पर हमला करते हैं। उनका यह बयान 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन संबंधी बयान का जिक्र करता लगता है, जहां जयशंकर ने सीमा विवाद पर संयम बरतने की बात कही थी। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि एक बार फिर राहुल गांधी विदेश जाकर भारतीय लोकतंत्र और जनता की बुराई करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जनता ने उन्हें 90 से ज्यादा बार नकार दिया है। 2024 के चुनाव से पहले यही व्यक्ति दुनिया के सामने गया और भारतीय चुनावों में विदेशी एजेंसियों के हस्तक्षेप की मांग की। ऐसा खतरनाक और भ्रमित व्यक्ति जिससे भारतीयों पर कोई भरोसा नहीं है, वो विपक्ष का नेता बनने का हकदार नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, एक बार फिर राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता के बजाय प्रचार के नेता बने। वो विदेश जाकर भारतीय लोकतंत्र पर हमला करते हैं। कभी अमेरिका ब्रिटेन से हस्तक्षेप की मांग, कभी सेना, कभी न्यायपालिका, संविधान और सनातन पर सवाल। वो इंडियन स्टेट से लड़ना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार 2 अक्टूबर 2025 को नागपुर में अपने भाषण में सरकार की कार्रवाई की तारीफ की।
उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने पूरी तैयारी के साथ माकूल जवाब दिया। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल के हमले में आतंकियों ने हिंदू पहचान पूछकर 26 पर्यटकों की हत्या की थी। इसके बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर ने देश की नेतृत्व क्षमता, सेना की ताकत और समाज की एकता को दिखाया। भागवत ने कहा कि इस घटना में यह भी साफ हुआ कि कौन से देश भारत के साथ खड़े रहने को तैयार हैं और कितनी हद तक मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें सतर्क रहना होगा और दोस्ती निभाते हुए अपनी सुरक्षा क्षमता बढ़ानी होगी। आरएसएस के 100 साल के अनुभव का जिक्र करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत की पहचान सामाजिक सौहार्द और जिम्मेदारी से बनती है। विजयदशमी के अपने संबोधन में उन्होंने लोगों से कहा कि देश, समाज, संस्कृति और राष्ट्र के नाते हम सभी एक हैं और इसी पहचान को सबसे ऊपर रखना चाहिए। भागवत ने नागरिकों से आग्रह किया कि वो आपसी व्यवहार में संयम, सम्मान और सद्भाव बनाए रखें। उन्होंने कहा कि हर समुदाय की अपनी आस्था, महापुरुष और पूजा स्थल होते हैं और किसी की भावनाओं का अपमान मान, वचन या कर्म से नहीं होना चाहिए। उन्होंने चेताया कि समाज की एकता बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और उसके लिए सजगता जरूरी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में इंटरनेट सेवाएं गुरुवार दोपहर से बंद कर दी गई। मोबाइल डेटा, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाएं पूरी तरह रोक दी गई हैं। प्रशासन को आशंका है कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान हालात बिगड़ सकते हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक बरेली में 2 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से लगातार 4 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। बरेली मंडल के 4 जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शहर की सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कुछ संवेदनशील इलाकों में हालात किलेबंदी जैसे नजर आए और कई मोहल्लों की गलियां और सड़कें सूनी रहीं। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में आई लव मोदी तो बोल सकते हैं लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं बोल सकते। हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने यह बात कही। संभल मस्जिद मामले का जिक्र कर ओवैसी ने कहा, अब तो हमारी मस्जिद को भी छीनना चाह रहे हैं। हद तो ये हो गई है कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते हैं लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं बोल सकते। कहां लेकर जाएंगे इस मुल्क को आप? भारत और चीन के बीच करीब 5 वर्षों के बाद पैसेंजर फ्लाइट्स अक्टूबर के आखिर में फिर से शुरू होने जा रही है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि दोनों देशों के सिविल एविएशन अथॉरिटीज के बीच तकनीकी स्तर पर हुई चर्चाओं के बाद यह फैसला लिया गया है। यह कदम द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कोविड-19 महामारी और 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तनाव के कारण ये उड़ानें बंद थीं। विदेश मंत्रालय की घोषणा के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने कोलकाता गुआंगझोऊ रूट पर दैनिक नॉन स्टॉप फ्लाइट्स शुरू करने की पुष्टि कर दी है और अन्य उड़ानें भी जल्द ही ऐसी ही घोषणा कर सकती हैं। पहली फ्लाइट 26 अक्टूबर को विंटर शेड्यूल के साथ शुरू होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो दिसंबर की शुरुआत में भारत की यात्रा को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने अपनी सरकार को ये भी कहा कि भारत के साथ व्यापार असंतुलन कम करने के लिए कदम उठाए जाएं, क्योंकि भारत रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है। पुतिन ने ये बात वालदाई डिस्कशन फोरम में कही, जहां 140 देशों की सुरक्षा और भू राजनीतिक विशेषज्ञ मौजूद थे, जिनमें भारत के लोग भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि रूस और भारत के बीच कभी कोई तनाव या विवाद नहीं रहा। दोनों देशों ने हमेशा एक दूसरे की संवेदनशीलताओं का सम्मान किया। पुतिन ने याद दिलाया कि सोवियत संघ के समय से ही भारत और रूस के संबंध विशेष रहे हैं, खासकर जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। उन्होंने कहा कि भारत उस दोस्ती को अभी भी याद रखता है और रूस उसकी कद्र करता है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र बताया और कहा कि उनके साथ बातचीत में भरोसा और सहजता होती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अमेरिका की उस कोशिश की आलोचना की जिसमें भारत और चीन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो रूस से ऊर्जा खरीद कम करें। पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर ऐसी दखलंदाजी जारी रही तो इसका उल्टा असर हो सकता है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका रूस के व्यापारिक साझेदार देशों पर अधिक टैरिफ लगाएगा तो इसका नतीजा ये होगा कि तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। इससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व को भी ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ेंगी। उन्होंने साफ कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था रूसी तेल के बिना नहीं चल सकती। अगर रूस की आपूर्ति रोकी गई तो कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर चली जाएगी, जिसका असर वैश्विक बाजारों पर पड़ेगा। इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत और चीन अपने साथ अपमान नहीं होने देंगे।
तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के 4 साल बाद तालिबान प्रशासन के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी अगले हफ्ते भारत आने वाले हैं। ये जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने दी है। इस यात्रा के दौरान बातचीत का मुख्य विषय अफगानिस्तान को विकास सहायता देना होगा। तालिबान के 15 अगस्त 2021 को काबुल पर कब्जा करने के बाद से अफगानिस्तान दवाइयों और कृषि से जुड़ी जरूरी चीजों की भारी कमी से जूझ रहा है। भारत इस दौर में मानवीय और विकास सहायता पर चर्चा कर सकता है। पूर्व पाकिस्तान महिला क्रिकेट कप्तान सना मीर ने अपने बयान को लेकर हुए विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। ये विवाद महिला वर्ल्ड कप 2025 के पाकिस्तान बांग्लादेश मैच के दौरान उनकी कमेंट्री के एक बयान को लेकर शुरू हुआ। सना मीर ने लाइव कमेंट्री में कहा कि खिलाड़ी नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से हैं। पहले उन्होंने केवल कश्मीर कहा, फिर अपने आप को सुधारते हुए आजाद कश्मीर कहा। ये इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और कई लोगों ने आईसीसी और इसके अध्यक्ष जैशा को टैग करके मीर को कमेंट्री पैनल से हटाने की मांग की। इसके बाद सना मीर ने एक्स पर अपनी सफाई दी। उन्होंने लिखा कि उनका बयान राजनीतिक नहीं था और इसे जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उनका कहना है कि उन्होंने केवल ये दिखाने के लिए कहा था कि खिलाड़ी को अपने क्षेत्र से आने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। महिला वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने शानदार शुरुआत की। उसने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान की टीम सिर्फ 130 रन बना सकी। बांग्लादेश ने यह लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया और 113 गेंदें रहते मैच जीत लिया। भारतीय स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ये मेडल उन्होंने 48 किलोग्राम भार वर्ग में जीता। इससे पहले मीराबाई ने साल 2017 के वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में गोल्ड और 2022 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.